हेलो दोस्तों। ये सेकंड नंबर का पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, हमारे आसपास के पदार्थ का। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट होगा। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कल इसका मैं एक छोटा सा टेस्ट भी रखूँगा रिवीजन टाइप में। ठीक है, ताकि एक बार आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपका एक भी नंबर इस चैप्टर से ना कटे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल मैं ठोस तक आया था कि ठोस, हमें पता है कि ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही आपस, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी के कारण वो ठोस रहते हैं, इनका आकार निश्चित होता है। द्रव में दूर दूर होते हैं इसलिए वो बह सकते हैं, और गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं। इसी के कारण वो उनके अंदर जो संपीड़ितता होती है, यानी उन्हें बहुत ही कम जगह में भी दबा के रखा जा सकता है। ठोस की पहचान क्या थी? तो उनका निश्चित स्वरूप होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन भी होता है। और नगण्य का मतलब होता है कि जीरो, यानी आप वो बिल्कुल भी दबते नहीं। हमें पता है कि अगर मेरे पास एक लोहे की पाइप हो या लोहे का रॉड हो तो मैं इसे दबाऊंगा तो दबेगा नहीं। ठीक है, तो यही होता है नगण्य, मतलब होता है जीरो, संपीड़ितता मतलब होता है कि दबना। द्रव में की पहचान क्या थी? आयतन निश्चित होता है। आयतन में फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास कोई 10 लीटर की टंकी है, ठीक है, तो उसमें मैं 10 लीटर तेल भरूँ या 10 लीटर पानी भरूँ, उसका उसकी क्षमता ही कितनी है? 10 लीटर की। 10 ना है, 10 लीटर से ज़्यादा वो आ ही नहीं सकता। तो आयतन भी वही होता है कि अगर मेरे पास 10 लीटर पानी था किसी बोतल में, अगर उस 10 लीटर बोतल को मैं किसी 10 लीटर के 10 लीटर या 20 लीटर की किसी बर्तन में डालूंगा तो भी 10 लीटर पहले भी था, 10 लीटर में भी होगा, तो उसका आयतन क्या हुआ? निश्चित होगा। हाँ, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि उसे जिस बर्तन में डालो वो उसका स्वरूप ले लेता है। संपीड़ितता इसमें होती है, यानी हम उसे दबा सकते हैं, बिल्कुल पता है। और ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, यानी ठोस में तो बिल्कुल नहीं होती है, जबकि द्रव्य को क्या होता है, हम उसे थोड़ा सा दबा सकते हैं। अगर मैं किसी बोतल में पानी भरूँ तो मैं दबाऊंगा तो क्या दबता है ना, बिल्कुल वही है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ठोसों में बहाव नहीं होता है, जबकि द्रव में बहाव होता है। ठीक है, यानी द्रव बह सकते हैं जबकि ठोस बह नहीं सकते हैं। और शायद इसीलिए हमें पता है कि द्रव का जो आकार होता है वो क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। द्रव में एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि द्रव में ठोस भी समा सकता है, द्रव भी समा सकता है, और गैस भी। और गैस, तीनों का ही विसरण मतलब पहले विसरण का जो मैंने बताया था पहले कि विसरण का जो मतलब होता है वो क्या होता है? घुलना होता है। अब द्रव में ठोस कैसे घुलेगा? हमें पता है कि अगर पानी में मैं शक्कर डालूँ, शक्कर क्या है? ठोस है, मिल सकता है बिल्कुल। मेरे पास एक मिनरल वाटर है और एक सामान्य वाटर है, दोनों को मिलाऊंगा तो मिलेगा बिल्कुल, यानी दोनों ही द्रव हैं, दोनों मिल जाएंगे। हमें पता है कि मछलियाँ सांस जो पानी के अंदर रहती हैं वो क्या करती हैं? तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, लेकिन मिली तो ही है ना, घुली हुई है पानी में। तो इस तरह से कह सकता हूँ कि ठोस, द्रव और गैस तीनों ही द्रव में क्या हो सकते हैं? घुल सकते हैं, उनका विसरण संभव है। अब बात आती है गैसीय वस्तुओं की। गैसीय वस्तुओं की पहचान कैसे होती है? तो उनका आकार अनिश्चित होता है, सबको पता है। ठीक है, वो उन्हें आप किसी किसी गुब्बारे में भरो, किसी आप टंकी में भर दो या किसी भी चीज़ में भर दो, उसका स्वरूप ले लेते हैं। उन्हें आप द्रव की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा दबा सकते हो, यानी बहुत। अगर मान लो मेरे पास एक कोई बड़ा गुब्बारा है, उसमें मैं किसी गैस को भरूँ या उसी गैस को मैं किसी बहुत ही छोटे से छोटे से गुब्बारे में भर दूँ तो भी वो उसमें आराम से भर सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें देखो आप क्या हो रहा है, इनके बीच की बहुत क्या है, कण बहुत दूर दूर है, तो आप दबाओगे तो आराम से किसी भी छोटी सी भी जगह में ये आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, एक प्रश्न आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए संपीड़ितता का क्रम क्या होगा, यानी सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि सबसे कम, यानी संपीड़ितता मतलब क्या होता है कि दबना, सबसे कम कौन दबता है? ठोस बिल्कुल नहीं दबता है। द्रव में दबाव होता है। ठीक है, और गैस में क्या होता है? गैस को आप बहुत ही ज़्यादा दबा सकते हो, बहुत ही कम जगह में भी रख सकते हो, तो सबसे कम ठोस दबेगा, उससे ज़्यादा कौन दबेगा? द्रव। और सबसे ज़्यादा कौन गैस दब सकता है? तो गैस, क्योंकि उसके जो कण बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गैसीय संपीड़ितता का उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ होता है कि गैस में अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो आपकी एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, सीएनजी होती है आपकी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपके ऑटो रिक्शा में यूज़ होती है। तो इस समय अब देखो क्या है, सिलेंडर है छोटे छोटे बड़े बड़े टाइप के, उसमें क्या भरी? यही गैसें भरी है। क्यों हम पानी क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि जितना हमें पता है कि जो द्रव्य होता है उसका आयतन निश्चित होता है। मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10 लीटर, मान लो मेरे पास 2 लीटर का कोई सिलेंडर है, किसी रिक्शा में लगाना है, तो उसमें क्या, हमें सिर्फ 2 ही लीटर का जो द्रव है उसे भर सकता है। जबकि गैस में ये होता था, अगर मेरे पास मान लो मेरे पास 50 kg का भी, अगर मेरे पास, या 50 लीटर का भी, 50 लीटर की क्षमता वाला अगर मेरे पास गैस भरा हुआ है, तो मैं उसे 2 लीटर वाले
जो सिलेंडर उसमें भर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी गैसों के बीच की बहुत जो जगह होती है बहुत ही दूर दूर होती है और मैं आसानी से उन्हें दबाकर किसी भी छोटी सी जगह में भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो एलपीजी में यूज़ हो रहा है, सीएनजी में यूज़ हो रहा है सिलेंडर ऐसा। और क्यों? क्योंकि इसलिए संभव है क्योंकि संपीड़ितता क्या है, नदी के जैसे मैंने पहले बताया। अब इसका और क्या क्या उदाहरण देखने को मिलता है हमें, तो हमें पता है कि हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध बिना रसोई घर में प्रवेश किए पहुँच, यानी अगर आपके घर में कोई रसोई में अगर किचन में अगर कुछ खाना बन रहा है तो उसकी सुगंध आप तक कैसे पहुँच रही है? क्यों? तो पहुँच जा रही है। कैसे पहुँच रही है? हमें पता है कि जो गैसीय जो होते हैं, गैसीय कण क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं और आसपास के जो वातावरण में जो गैसें होती हैं उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और तेज़ी से, और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी बहुत ही तेज़ी से कौन जो चल सकते हैं वो कौन होते हैं? आपके गैस के कण होते हैं। ठीक है, इसलिए वो आसानी से आसपास के वातावरण की जो गैसें उनके साथ मिल जाते हैं और तेज़ी से बिना रसोई घर में पहुंचने के, अगर आप रसोई घर में ना जाओ फिर भी उसकी जो गैस है वो हम तक पहुंच जा रही है। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, उनकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो आसपास के वायुमंडल में आसानी से घुल जाते हैं और तेज़ी से रसोई घर से होते हुए आसपास के जो कमरे हैं वहाँ तक उनकी जो सुगंध है वो क्या हो जाती है? पहुँच जाती है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी, जो आपको एग्जाम पूछेगा कि किस अवस्था में कणों की गति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखना गैसीय अवस्था में जो कणों की गति होती है वो क्या सबसे ज़्यादा होती है और अनियमित होती है। यानी गैसों की जो स्पीड होगी वो किस पे निर्भर करेगी? तो आसपास जो हवा चल रही है, अगर हवा तेज़ चलेगी तो क्या होगा? आपके खाने के जो सुगंध के जो कण है वो तेज़ी से ट्रेवल करेंगे और बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर हवा की गति कम है तो उन्हें हम तक पहुंचने में क्या होगा? थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि गैसीय अवस्था में कणों की गति तीव्र होती है और अनियमित होती है। तीसरी क्वेश्चन आता है कि अब पॉइंट आता है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं, यानी क्या ठोस कोई चीज़ है तो क्या ठोस से द्रव में बदल सकती है, क्या द्रव में कोई चीज़ है तो क्या गैस में बदल सकती है, और क्या गैस में कोई चीज़ है तो क्या हम इसे ठोस में या द्रव में वापस बदल सकता नहीं बदल सकता? तो इसमें हमको यही पढ़ना है। यह अब यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन, जहाँ से आपके क्वेश्चन फंसते हैं कि आपको बोलेगा कि पदार्थ की अवस्था में पदार्थ जो अपनी अवस्था में बदल रहे हैं उनके बारे में लिखिए। तो आपको पहला लिखना है कि तापमान का प्रभाव ठोस पदार्थों में, यानी तापमान ठोस जो भी पदार्थ होते हैं उन पर तापमान का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाओगे कम करोगे तो जो ठोस पदार्थ होंगे उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें बढ़ना है। तो क्या करोगे, जब अगर आपने किसी ठोस, मान लो मेरे पास बर्फ़ है, अगर आप उसे गर्मी दोगे तो क्या होगा? पहले तो जब ठोस अवस्था में रहेगी मान लो, ठीक है, आपने उसे क्या दिया? ऊष्मा दिया, तो क्या होगा? ठोस के क्या होते हैं? कण कैसे होते हैं? बहुत ही पास होंगे, बहुत ही पास। तो आप उनको क्या दे रहे हो? ऊष्मा दे रहे हो। तो क्या होगा? जैसे जैसे उनको ऊष्मा दोगे तो क्या उनकी अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा? उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा वो उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी? तो कणों में क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा वृद्धि होगी, जिसके अब क्या होगा? जब कणों में गतिज ऊर्जा वृद्धि होगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बहुत तेज़ी से क्या होंगे? कंपन करेंगे, यानी बहुत ही तेज़ी से गति करने की कोशिश करेंगे और जो उनके बीच का आकर्षण बल था जो उनके पकड़ के रखा था वो क्या होगा? उसको पार कर ले, यानी वो आकर्षण बल टूट जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो सीधा ठोस में बदल जाएंगे और जो ठोस था वो आप किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। तो यही होता है, आप ऊष्मा दोगे किसको? ठोस को। ठोस के जैसी ऊर्जा दोगे तो उन कणों के बीच में क्या गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़े तो वो कंपन करेंगे, यानी तेज़ी से अपने आकर्षण बल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब आपने ऊर्जा ज़्यादा दे दोगे तो उनके बीच का आकर्षण बल क्या होगा? पार कर ले, यानी टूट जाएगा और वही ठोस आपके द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि गलना, आप परिभाषा पूछते हैं 1 नंबर में 100% है कि पेपर में आता जाता है। पूछेंगे कि बताओ गलनांक क्या होता है या गलनांक की परिभाषा लिखिए। तो सीधी सी बात है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उस तापमान को उस पदार्थ क्या कहते हैं? गलना। यानी जिस तापमान पर कोई चीज़ ठोस है, अगर मान लो कोई लोहा है ठोस है, अब आपने उसको बहुत ही देर आप उसको आप जला रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि जो लोहा है वो भी क्या पिघल जाएगा। तो जिस तापमान पे वो पिघल जाएगा पूरी तरह से, ठोस से द्रव्य बदल जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। फिर से, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है कि उसका उदाहरण क्या है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास बर्फ़ था, क्या है? बर्फ़ ठोस है। तो जब बर्फ़ जमा रहता है तो कितने टेम्परेचर पे जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है, अथवा जिसे हम लोग 273.16 केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तापमान है। 0 डिग्री सेल्सियस भी वही है, इसका ये मान और ये मान क्या है? बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज़, कोई पूछे कि बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इसी को घुमा के पूछेगा कि बर्फ़ कितने डिग्री केल्विन पे जमता है
तब आपको उत्तर लिखना है 273.16 केल्विन पर जमता है। और इसी तापमान पर जैसे ही आपने थोड़ा सा भी आपने तापमान दिया इसको, तो क्या होगा, बर्फ़ क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, संगलन। देखिए दो परिभाषा, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, ये पहली परिभाषा। लेकिन सीधा अगर आसानी से पूछे कि बताओ संगलन क्या है, तो ठोस से द्रव में बदलना यानी या फिर ठोस से द्रव में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। ठीक है, अब आती है जो सबसे जरूरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जल्दी किसी को पता चलता है कि गुप्त ऊष्मा होती क्या है। अब देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, मान लो आपके पास कोई लोहे की रॉड है, आप उसे गर्मी दे रहे हो, तो कुछ समय तक तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, तो आपने जैसे उसको आग में जलाया तो क्या तुरंत ही तो नहीं पिघलेगा, कुछ देर तो उसको लगेगा, पहले वो लाल होगा, फिर उसके बाद फिर पिघलना शुरू होगा। तो जब जहाँ से आपने शुरू किया गर्म करना और जब तक वो पूरी तरह से पिघलना शुरू भी नहीं होता, तब तक क्या आप उसे ऊष्मा दे रहे हो। ठीक है, तो आखिर वो ऊष्मा जा कहाँ रही है, पिघल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो लाल हो रहा है। तो उस समय क्या होता है, जब यह ऊष्मा की वह मात्रा, तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब पदार्थ का स्वरूप बदलने यानी ठोस से द्रव में बदलना हो, जैसे उदाहरण है कि बर्फ़ से अगर पानी बदल रहा है तो क्या होगा, तो जब बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए जो आप गर्मी देते हो तो क्या होता है, तो जो बदलते समय जो भी ऊष्मा हम उसे देते हैं पिघलने के लिए, वो ऊष्मा क्या करता है, तो जो देते हैं वो क्या करती है, वो ठोस उसे शोषित कर लेती है, यानी अपने पास रख लेती है। इसलिए जब पदार्थ अपनी अवस्था को बदलते हैं तो उनका तापमान क्या होता है, नियत। मतलब ये है कि जब तक वो पिघलेगा नहीं, तब तक आप जितनी भी ऊर्जा दोगे वो क्या कर लेगा, उसे अपने पास यानी शोषित करके रख लेगा। और जब वो ठोस से द्रव में भी बदलेगा तो उस समय हम भले तापमान देते रहेंगे, यानी उसे भले गर्म करते रहेंगे, उसका तापमान क्या होगा, निश्चित होगा। एक प्रश्न जो सबसे जरूरी, जो आरआरबी एलपी के CVT 2 में पूछा था कि यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है तो क्या उसका तापमान निश्चित रहेगा या अनिश्चित रहेगा, तो निश्चित रहेगा। जब भी कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदले या द्रव से गैस में बदले, ताप हमेशा क्या होगा, नियत यानी निश्चित रहेगा। नहीं, जो अगर 100 डिग्री सेल्सियस था तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जब तक वो पिघल नहीं जाएगा। ठीक है, और गुप्त ऊष्मा क्या है, जब पदार्थ को स्वरूप में बदलने के लिए हम जो भी उस समय ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा क्या कर लेता है, उसे शोषित करता है, और यही ऊष्मा क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गलनांक में पढ़ा कि जब ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलने, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उसी तरह से क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है उस तापमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक। फिर से, जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है तो उस तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, और जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उस तापमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, अब पानी का क्वथनांक हमें पता है कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो पानी को मैं कितना गर्म करूँ कि वो पानी की वो द्रव्य से गैस में बदल जाए, तो आप क्या रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 पे क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। एक परिभाषा थी ऊर्ध्वपातन का, होता है जो पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, यानी वो द्रव्य में ना बदले, सीधा ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधा गैस में बदले, द्रव्य में ना बदल के सीधा गैस में बदले, तो ऐसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके उदाहरण क्या है, तो कपूर, जैसे आप कपूर जला होगा तो कपूर क्या है, ठोस है, लेकिन द्रव्य में नहीं बदलेगा, सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अब तापमान की ये प्रभाव कि भाई तापमान बढ़ाओगे ठोस द्रव में बदलेगा, और तापमान बढ़ाओगे तो द्रव गैस में बदलेगा। तो ये तापमान के प्रभाव होते हैं ठोस पे द्रव पे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि दाब यानी जो आप बल लगाते हो, आप किसी चीज़ को दबा रहे हो, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थों पे। तो मान लो यदि गैस को आप, अगर मान लो आपके पास कोई गैस है, आपने ठोस से द्रव में बदला, द्रव से गैस में बदल दिया, अगर उसी गैस को आपको वापस द्रव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, दाब का ही प्रभाव पड़ता है। यदि गैस को वापस द्रव में बदलना हो तो दाब को बढ़ाएंगे और तापमान को क्या घटा देंगे। हमें पता है कि तापमान बढ़ाते तभी तो द्रव गैस में बदल रहा है। अगर तापमान ही बहुत कम, यानी मान लो बहुत ही कम हो, तो क्या होगा, जो आपका गैस है वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और ठंडे होकर क्या होगा, वापस पानी बदल जाएगा। जैसे कि आप तपेले में जब पानी गर्म करते हो तो उसके ऊपर आप रख देते हो क्या, प्लेट रख देते हो। जब प्लेट को उठाओ तो देखोगे तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगी, पानी की बूंदें मिलती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो पानी आप गर्म होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है वो प्लेट से टकरा जाता है, और प्लेट से टकरा के ठंडा होता है, और वही पानी गैस से वापस ठंडा हो गया नीचे आ जाता है। सेम वही प्रोसीजर इसमें भी होता है कि गैस को वापस अगर द्रव में बदलना है तो दाब को बढ़ाना होगा, और ताप को घटाकर उसे द्रव में बदल सकते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। ठीक है, ठोस से द्रव में बदलेंगे तो गलनांक, द्रव से गैस में बदलेंगे तो क्वथनांक, और गैस से वापस द्रव में बदलेंगे तो क्या होगा, संघनन। अब जो दाब होता है वो कौन सा दाब होता है, तो जो हमारे आसपास की हवा है वो हमारे ऊपर जो दाब लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल दाब। और इसकी कीमत कितनी होती है, 1.01 × 10⁵
मैं फिर से लिख रहा हूँ कि एक वायुमंडल दाब बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵5 पास्कल। अब आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हमें पता है क्वथनांक में क्या होता है कि जब द्रव्य पूरी तरह से गैस में बदल जाता है। लेकिन जब आप कभी भी ध्यान से देखना, जब आप पानी गर्म करते हो तो जब तक पानी उबलता नहीं अच्छी तरह से, उससे पहले भी देखना आप थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो क्या होगा, गैस में बदलना शुरू होता है। आपको भाप दिखाई देते हैं, भाप दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में भाप कहते हैं, लेकिन उसे वाष्प भी कहते हैं। तो वाष्प में क्या होता है कि छोटे छोटे थोड़ी पानी की बूंदें होती हैं, यानी उसमें नमी रहती है। जैसे आपने ओस के समय में देखा होगा कि अगर आप ओस के समय आप खेतों में जाओगे तो आप पत्तों को छूओगे तो उसमें आपको पानी नजर आएगा ठंडी के मौसम में। तो वो क्या होता है, वाष्पी होती है एक तरह से, उसमें नमी वाली गैस में पानी होती है। देखो वाष्प में क्या होगा कि वाष्प वो भी गैस के स्वरूप में आती है, लेकिन वाष्प में पानी की बूंदें होती हैं। जबकि जब मैं गैस की बात कर रहा हूँ तो उसमें पानी की बूंदें नहीं होती, यानी वो पूरी तरह से सूखी होती है, वो शुष्क होती है। और जो नमी वाली यानी आर्द्रता जिसे कहते हैं, इस तरह के वाष्प का मतलब है यानी गैस में पानी होगा। और जब मैं सिर्फ गैस बोला तो उसमें पानी की बूंदें छुपी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्वथनांक से वाष्पीकरण की परिभाषा ये है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान द्रव्य को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है, तो सतही क्षेत्र, यानी अगर आपने कपड़ा सुखा दिया, मतलब आपने कपड़ा गीला किया, आपने उसे सूखने के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा, जितने ज़्यादा आसपास की सतह से वो संपर्क में आएगा तो क्या होगा, आसपास की हवा उस गीले कपड़े के संपर्क में आएगी, तो गीला कपड़ा क्या ठंडा होगा, वो क्या करेगा अपने अंदर, तो आसपास की गर्मी क्या कर ले लेगा, जिससे वो पानी की बूंदें गर्म होंगी और वो क्या होंगी, भाप बन के उड़ जाएंगी। इसी की प्रक्रिया से आपका जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, वो सूख जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड, और दूसरा क्या होगा, तापमान बढ़ाओगे तो हमें पता है तापमान बढ़ाओगे तो पानी जल्दी गर्म होगा, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी पानी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि नमी कि अगर नमी है आसपास, यानी आसपास मान लो जैसे कि धूप नहीं निकल रही है, बादल वाले मौसम है, तो आसपास हवा भी क्या ठंडी होगी, तो ठंडी हवा मुझे पता है जब ठंडा होगा तो पानी को जल्दी गर्मी नहीं मिलेगी और जल्दी वाष्प नहीं बदल पाएगा। तीसरा है कि अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो क्या होगा, जो पानी की बूंदें भी होंगे वो क्या होगी, जल्दी जल्दी हवा के संपर्क में आएंगे और जल्दी से जल्दी अपने अंदर की जो आसपास की गर्मी को अवशोषित करेगी और वही पानी धीरे धीरे क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूखेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं लाऊंगा उसमें ये चैप्टर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और एक क्विज़ भी रखेंगे इसके बाद, वो रिवीजन क्लास होगी, छोटी सी होगी लेकिन उसमें हम चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ओके।